जियोपॉलिटिक्स इटसेल्फ क्या चीज होती है। तो ये एंशियंट ग्रीस का ही एक वाकया है 5th सेंचुरी बीसीई का। ये जो लीडर्स थे ना, वो सिटीजन से प्लेटफॉर्म के ऊपर इन दी अगोरा पब्लिक स्क्वायर, और यहाँ पे ज्यादातर लोग होते थे, और यहाँ पे मिडिल के अंदर ना एक स्क्वायर होता था जिधर अगर क्रिमिनल्स वगैरह को लटकाना होता था तो वो बाद में पोल लगा देते थे। यहाँ पे किंग्स और बड़े जो लीडर्स होते थे, या फिर जिनके हाथों में पावर होती थी, या फिर यू कैन से कि जो स्टेट के रिसर्चर साइंटिस्ट वगैरह होते थे ना, वो यहाँ पे खड़े होकर अपनी स्पीच और अपने बयान वगैरह दे सकते थे कि भाई हमने ये क्रिएट किया। उस वक्त तो वैसे भी ग्रीस में ही बहुत ज्यादा तादाद में मैथमेटिक्स और बहुत सी अलग अलग चीजों में काम चल रहा था। सबसे इसकी बड़ी एग्जांपल है आर्शिमीडीज की। एक स्टेट है, वो किस तरीके से ना डेप्थ में चली जाती है, बोरोइंग के बाद वो फिर दे नहीं पाती, और उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है जो कि फॉरबिडन है इस्लाम के अंदर। अगर इस्लामिक पॉलिटिक्स की बात की जाए, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, यू कैन से कि एक इंसान है ना, उसे इस नजरिए पे दुनिया में भेजा गया था कि उसने ना एक खिलाफत कायम करनी है विद द होल लॉज, सोसाइटल मेरिट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एवरीबॉडी इन टुडेज सेशन, हम शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस सेशन का कंक्लूजन वगैरह और जो भी हमने उसमें सीखा था और पढ़ा था उसके बारे में एक समरी शॉर्ट दे देता हूँ। हमने इसमें पढ़ा था कुछ मीनिंग्स के बारे में, जैसे जियोपॉलिटिक्स इटसेल्फ क्या चीज़ होती है, और उसे समझने की कोशिश की थी सेपरेटली, जैसे जियोग्राफी, जिसके अंदर फिजिकल लैंड आ जाती है, रिवर्स वगैरह, माउंटेन्स। और अगर इसे पॉलिटिकल सिचुएशन और या फिर सिनेरियो में देखें तो इसमें बॉर्डर वगैरह, नेशनलिज्म और बहुत सी चीज़ें कनेक्ट की जा सकती हैं, और पॉलिटिक्स इटसेल्फ इसे भी डिफाइन किया गया था। खैर, उसके बाद हम लोग उम्मत मुस्लिमा के डाउनफॉल का शिकार जो भी हुआ था उनके साथ, हमने उसके ऊपर डिस्कशन की थी कुछ। मैंने उसके बारे में बताया था, कुछ शॉर्ट सी हिस्ट्री वगैरह बताई थी मैंने कि रूस ने किस तरीके से उसके अंदर आके जो है ना उन लोगों को किस तरीके से डाउनफॉल उनका करवाया था। ब्रिटिशर्स ने उनके उनका हाथ किया था इस सब में, और उन्होंने कौन सी ये जो ट्रीटी वगैरह थी, स्काई स्पीकआउट एग्रीमेंट या फिर बेल्फोर डिक्लेरेशन, इस तरीके की चीजें करके जो ये वाला एरिया मिडिल ईस्टर्न, इसे अपने ऑक्यूपाई कर लिया था। ब्रिटिश कंट्रोल के बाद ये बेल्फोर डिक्लेरेशन होकर ज्यूज के हाथ में चला गया था। फिर मैंने कुछ नेशनलिज्म और पावर के बारे में बताया था कि पावर होती क्या है, और कुछ नेशनलिज्म वगैरह के बारे में बताया था कि किस तरीके से ये छोटी सी साजिश शुरू हुई, ये छोटा सा मंसूबा शुरू हुआ प्रोबेबली 1800s में, और उसके बाद इसे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा किया गया खिलाफत को ख़त्म करने के बाद। उसके अलावा मैंने कुछ करंट सिचुएशन भी बताई थी, मॉडर्न वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड की स्पेशली, जिसके अंदर हमने आज के मुसलमानों की कुछ बात की थी, जैसे जिनके अलग अलग सेक्ट्स हैं और जिनके अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स हैं। अपने एक ही रिलीजन के अंदर उन्होंने अपने अपने वायरसेस डाले हुए हैं और बहुत सी चीज़ें की हुई हैं। अलग अलग सेक्ट हैं, उनके अपने नाम हैं, उनके अपने काम हैं, वो जो भी करते हैं, जिस तरीके से भी अपने दीन को फॉलो करते हैं। उसके अलावा यूएसए को हमने देखा था कुछ एज अ सुपर पावर के नज़रिए में। आज हम लोग बात करेंगे 101 वर्ड्स के ऊपर, लेकिन हम लोग सारे वर्ड्स को एक एक करके ही देखेंगे। हम लोग आज का सेशन सिर्फ आधे घंटे का रखेंगे प्रॉब्ली, तो हम लोग ज़्यादा वर्ड्स को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कुछ डिस्कशन करेंगे, और बाकी कोई 30 to 40 वर्ड्स की हम लोग मीनिंग्स और कनेक्शंस टू इस्लाम देखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ड से। यहाँ पे ये सारे वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है? आप लोग अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आप लोगों को पीडीएफ मिला हुआ है पहले से। तो पहला वर्ड जो है हमारे पास वो है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एक जैसे यू कैन से कि एक एरिया है जिधर कोई बंदा जैसे फॉर एग्जांपल स्टेज होता है, उसी तरीके से एक बंदा ना अपनी जो स्पीच होती है, अपनी कोई फॉर एग्जांपल कोर्ट वगैरह के अंदर, आपने देखा होगा, ऐसी बहुत सी चीजें देखी होंगी। इवन ये पुराने जमाने के दौर में भी इसी तरीके से होता था कि बादशाह या फिर कोई
ऐसा बंदा जिसका जिसके पास पावर हो, वो किसी बड़े एरिया पे खड़े होकर अपनी कोई स्पीच देता था, एलानिया कुछ बताता था जैसे जंग शुरू हो गई है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी या आइडिया जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट करे, या फिर बहुत सी अलग अलग चीजें। ठीक है। इवन क्रिमिनल्स के बारे में भी ना, यू कैन से कि उनकी जो सजा वगैरह होती थी वो भी इन्हीं के ऊपर दी जाती थी, इन्हीं के ऊपर ना पोल्स लगाए जाते थे जिधर वो फिर लटकाते थे क्रिमिनल्स को। इस तरीके की भी चीजें की जाती थी, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी यू कैन से ग्रीस वगैरह के एरिया में है। वैसे तो इसके बहुत सारे और भी एरियाज हैं, लेकिन जहां तक मुझे रेफरेंसेस मिले तो ये जो है ग्रीस में ज्यादातर ये होता था कि लोग आइडियाज या फिर डिबेट डिबेट करते थे एक बंदे की सूरत में, जो फिर डिसीजन अनाउंस करता था कि भाई पांच लोगों ने ये बताया है, और उसने फिर अपना बता दिया कि हम मुझे जो जो आइडिया अच्छा लगा है, वो ये वाला आइडिया है। और फिर वो वोट करवाता था, इस तरीके से वो करता था कि इसको ये आइडिया आइडेंटिफाइंग टूवर्ड्स फ्यूचर अच्छा लगा है, कि फ्यूचर में इसकी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो सकता है, ये हमारी जो सुपर पावर है या फिर हमारी जो स्टेट है उससे बहुत ज्यादा अपग्रेड कर सकता है टूवर्ड्स एनिमीज, टूवर्ड्स इकोनॉमी, या फिर बहुत सी अलग अलग चीजें। इसकी एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ, और प्लेटफॉर्म इन इस्लाम के बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो ये एंशियंट ग्रीस का ही एक वाकया है, 5th सेंचुरी BCE का। ये जो लीडर्स थे ना, वो सिटीजन से प्लेटफॉर्म के ऊपर इन दी अगोरा, पब्लिक स्क्वायर, मैंने जैसे आप लोगों को बताया जिधर ज्यादातर पब्लिक होती है, उसके ना इर्द गिर्द वो इस तरीके का होता है। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जैसे ये एक पब्लिक स्क्वायर है, यहाँ पे मार्केट्स वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ पे भी बनी हुई हैं, और यहाँ पे भी बनी हुई हैं, चारों तरफ बनी हुई हैं। ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर लोग होते थे, और यहाँ पे मिडिल के अंदर ना एक स्क्वायर होता था, जिधर अगर क्रिमिनल्स वगैरह को लटकाना होता था तो वो बाद में पोल लगाते देते, अगर नहीं लटकाना होता था तो वो फिर हटा देते थे। उसके अलावा ये कि यहाँ पे किंग्स और बड़े जो लीडर्स होते थे, या फिर जिनके हाथों में पावर होती थी, या फिर यू कैन से कि जो स्टेट के रिसर्चर साइंटिस्ट वगैरह होते थे ना, वो यहाँ पे खड़े होकर अपनी स्पीच और अपने बयान वगैरह दे सकते थे कि भाई हमने ये क्रिएट किया। उस वक्त तो वैसे भी ग्रीस में ही बहुत ज्यादा तादाद में मैथमेटिक्स और बहुत सी अलग अलग चीजों में काम चल रहा था। सबसे इसकी बड़ी एग्जांपल है आर्शिमीडीज की, अगर आपको उसके बारे में पता हो। लेकिन ये नहीं पता कि वो स्टेज पे खड़ा हुआ था या नहीं, लेकिन इसने पब्लिक में ये बताया था कि आई फाउंड इट। एक ये वाला वो था वर्ड उसने कहा था, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो सबको वो बताते हुए महल पहुंचा था। एक उसने ना सॉल्यूशन पेश की थी क्रिमिनलिटी के ऊपर। मैं आपको उसका भी वाकया बता देता हूँ। उसमें ना एक बादशाह था, ठीक है, वहां का। वहां पे हुआ क्या था कि उस बादशाह ने ना एक गोल्ड स्मिथ यू कैन से उसे जो है ना एक ताज बनाने को दिया था। और वो जो है ना उस ताज के बाद वो फिर जब ताज मिला तो जो गोल्ड दिया गया था उसे, वो जो ताज था उसका वेट बहुत कम था। और बादशाह को इसी वजह से बहुत यकीन हो गया था, बहुत ज्यादा शक हो गया था कि इस बंदे ने ना कोई गलत चीज की है, यू नो कोई लाए वगैरह कर किया है, कोई एक्सचेंजिंग वगैरह की है। मे बी उसने वो भी किया जो जैसे कहा जाता है गोल्ड प्लेटिंग, यानी सिल्वर या फिर कोई मेटल वगैरह के ऊपर गोल्ड चढ़ा दिया हो, अगर आपको उसके बारे में पता है। तो उसकी सॉल्यूशन इसने पेश की थी, और मार्केट में ये सबको कहता हुआ गया था कि आई फाउंड इट, आई फाउंड द सॉल्यूशन, यूरिका, मुझे याद आ गया बट। ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं, ये सारा है प्लेटफॉर्म की एक छोटी सी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है, एक एग्जांपल बताई है। फिर अब प्लेटफॉर्म इन इस्लाम के बारे में जान लेते हैं। जो प्लेटफॉर्म होता है ना इस्लाम के अंदर स्पेशली, अभी तो खैर हमें नहीं पता कि होता है ये कि नहीं, मे बी रिच पीपल के यहाँ होता हो। जैसे यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा वी कैन से चुरंगियाँ, वेयर देर आर सर्कल काइंड ऑफ एरिया, जिधर से गाड़ियां घूमती हैं, लेकिन काइंड ऑफ यू कैन से कि ना वो एक ऐसा एरिया हम कह सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है ज्यादातर। अगर होता है तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रेसिडेंट हो गया, कोई ऐसा बंदा हो गया, कोई पार्टी वगैरह हो गई, अगर उसने कोई ऐसा काम किया तो वो कर लेती है ज्यादा से ज्यादा। अब ये नहीं होता कि एक बंदा ना मोहल्ले में आके ये कह रहा हो कि भाई मैंने ये वाली रिसर्च किया, और अगर वो कहता भी है तो उससे कौन सी हाईलाइट इनलाइटमेंट नहीं मिलती, यानी कोई पब्लिक वगैरह उससे उसके ऊपर वो नहीं करती कि आइडियाज वगैरह ये कैसे। तो ज्यादातर ये आजकल नहीं होता, मे बी होता भी हो, मुझे इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं मिली। ठीक है, अब हम दूसरे वर्ड पे चले जाते हैं, डेप्थ।
तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। और जहां तक मेरी रिसर्च है ना, ये एक डेंजरस चीज। सालार, जी जी। इसमें ना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल जो प्लेटफॉर्म की हम दे सकते हैं कि जैसे इस्लामाबाद में डी चौक में बकायदा लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पे प्रोटेस्ट के लिए कोई भी टॉपिक जैसे फलस्तीन का और इस तरह से, तो उस टॉपिक के ऊपर लोग फिर बातें अपनी अपनी स्पीचेस देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जहां जहां पे भी पाकिस्तान में, जैसे लाहौर में लिबर्टी चौक में अक्सर जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, प्रेस क्लब के आगे प्रोटेस्ट होते हैं, तो वो वहां पे वो तो बकायदा जो ठीक है है। वो प्रोटेस्ट करने प्रोटेस्ट वालों एक। को बकायदा जी प्लेटफॉर्म दिया जाता है। बकायदा उनके लिए ना एक जगह स्पेसिफिक है प्रेस क्लब के आगे भी ना, हर हर शहर में प्रेस क्लब के आगे। तो वहां पे उनको वहीं पे ही उन्होंने खड़े होना होता है और वहीं पे ही उन्होंने जो है ना वो अपना कोई भी जो भी उनका मोटो है, जो भी वो अपना बात करना चाह रहे हैं ना, उनको फिर वहां पे मौका मिलता है बात करने का। तो हम ये एक दरअसल एग्जाम्पल मॉडर्न एज में ले सकते हैं। दरअसल ये जो है ना, आपने अच्छी एग्जांपल दी है। ये मेरे दिमाग से वैसे चली गई थी, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। वहां पे ना, जहाँ तक मुझे पता है, प्रोटेस्ट्स वगैरह होते हैं रादर देन के एनीबडी कम्स विद हिज रिसर्च कि भैया जी मैंने ये वाली रिसर्च की है, अब आप मुझे इसके ऊपर कोई आइडिया दो, मुझे क्या करना चाहिए। रादर देन दिस, प्रोटेस्ट्स वगैरह होते हैं वहां पे। और दैट्स अ गुड थिंग कि लोगों को मौका मिलता है वहां पे, लेकिन वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने आते हैं ना, उन्हें खुल के बात नहीं करने दी जाती। उनका टाइमर एक लगा हुआ होता है, यू कैन से हम्म कि उसमें ज्यादातर रिसर्चेस तो नहीं आती जो मेन रिसर्चेस हैं, सही। डेंटिस्ट्री या फिर मेडिकल वगैरह की। इस तरीके की चीजें ठीक है, नहीं आती ठीक हो गया। ठीक है। है। डेप्थ, जो डेप्थ वाला वर्ड है ना, ये इसका मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं ये भी बता देता हूँ कि मुझे ये क्यों डेंजरस लगता है। इसके ऊपर मेरे पास एक किताब भी है जो आई डोंट नो इट इज बैंड और नॉट, लेकिन मेरे पास एक किताब है इस सिलसिले में, यूजरी के ऊपर। यू कैन से कि उसके अंदर ना ज्यादातर अमेरिका वगैरह का हवाला है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता देता हूँ। इसकी मीनिंग जो है ना, है कि आप जो है ना किसी से बोरो वगैरह करते हो मनी, इसमें फिर बैंकिंग सिस्टम भी आ जाता है बाद में। उसके अलावा भी और बहुत सी चीजें आ जाती हैं सूद वगैरह के मामले में। लेकिन इसकी जो डेंजरस चीज मुझे लगती है ना, तो वो ये है कि मैंने ज्यादातर वीडियोस भी देखी हैं इसके ऊपर, और यूजरी के हवाले से मैंने अभी वो बुक की नोट्स वगैरह भी बनाना शुरू किए हैं। मुझे ये पता चला है इन शॉर्ट कि ये जो डेप्थ है ना, इसमें एक तो इंटरेस्ट भी जा रहा था, उसके अलावा ये इंटरेस्ट वैसी ही हराम चीज है, सूद वगैरह, रिबा, यू कैन से इट्स फॉरबिडन। ओके। लेकिन ये था कि ये जो है ना, ज्यादातर जो नेशनलिस्टिक उसके ऊपर बनाई गई एम्पायर्स वगैरह थी, क्योंकि ये शुरू से ही शुरू हुआ था, तो इसके अंदर ना ये था कि वो लोग ना इसमें जा रहे थे कि उन लोगों के ना बहुत ज्यादा वो थे, कर्जे वगैरह थे। और इसमें बहुत सी एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं। कर्जे वगैरह की एग्जाम्पल मुझे प्रॉपर नहीं मिली, मुझे अभी फ्रेंच एम्पायर की कुछ कुछ याद आ रही है, लेकिन वैसे मुझे इतनी याद नहीं आ रही। इसके अंदर वैसे होता ही है कि एक बंदा है, उसे ना अपना कोई बिजनेस शुरू करना होता है। या फिर अगर पुराने जमाने में बात की जाए तो इसमें खाने वगैरह का भी आ जाता था, और वॉर वगैरह का भी आ जाता था, जो पैसे लिए जाते थे। पहले ना दो तरीके की मेरे ख्याल से तो चीजें होती थी। वन थॉट, सेकंड थॉट। फर्स्ट थॉट ये थी कि ना वहां पे इन्होंने ना एक स्टॉल खड़ा किया हुआ होता था, और स्टॉल का नाम भी मैं भूल गया हूँ, मे बी उसका कोई नाम नहीं था, बस ये था कि आपको ना एक नोट दिया जाएगा, आप जितने भी यहाँ पे पैसे रखवाएंगे आपको नोट दिया जाएगा एक, जिसके अंदर ना हमारी ना कोई सीक्रेट लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। फिर आप किसी और कंट्री में जाएंगे ना, सिटी वगैरह एम्पायर के अंदर, तो वहां पे भी इसी दुकान में ना, कोई सी भी दुकान होगी वहां पे सेम यही वाली, तो आप वहां जाके उन्हें वो नोट दिखा सकते हैं। तो उसके अंदर फिर आपको ना उस वही सेम पैसे मिल जाएंगे। पहले तो ना वो क्रैश करी थी चीज, क्योंकि उन्हें तो कोई फायदा नहीं हो रहा था, ना कोई मुनाफा वगैरह कमा रहे थे, वो कोई पैसे नहीं कमा रहे थे। तो फिर दे केम अप विद डिफरेंट इविल प्लान्स कि किस तरीके से उन्हें ना पता चली, यू कैन से कि वन वन सेंट उनका जो है ना एक दिन में बहुत ज्यादा बन रहा था। जैसे बहुत ज्यादा लोग इससे अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि उस वक्त के जमाने में ना रॉबरी वगैरह भी बहुत ज्यादा होती थी रस्तों में। रॉबर्स लूट लेते थे लोगों को, इसलिए उन्होंने प्रेफर किया कि वो इस चीज को ना और ज्यादा वो करे। लेकिन उन लोगों को भी फायदा चाहिए था, तो उन्होंने ना वन वन सेंट करके, यू कैन से कि पब्लिसिटी हुई, बहुत ज्यादा लोगों ने अपने ना पैसे यहाँ पे जमा करवाए, तो वो जो है ना वन वन टू टू थ्री थ्री सेंट्स लेने लगे।
तो यू कैन से कि फिर उनके पास हल्के हल्के ना इस तरीके की उन्होंने चीजें की, और जहां तक मुझे पता चला, अभी मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि किस तरीके से एक स्टेट है वो किस तरीके से ना डेप्थ में चली जाती है, बोरोइंग के बाद वो फिर दे ही नहीं पाती, और उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है जो कि फॉरबिडन है इस्लाम के अंदर। खैर, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे वो ये है कि एंशियंट मेसोपोटामिया में ना 3000 BCE का वाकया है। तो जो फार्मर्स है ना, वो जो है पहले वो ग्रेन के लिए ना लोन्स लिया करते थे वेल्दी ट्रेडर से, जब हार्वेस्ट बहुत ज्यादा पुअर थी। मे बी हार्वेस्ट पुअर यानी ये कि कहत साली हुई हुई थी, या फिर इस तरीके से, क्योंकि यू कैन से कि अमीर जो लोग थे ना, वो लोग तो दूसरे एम्पायर से भी ना अपनी वेल्थ की वजह से ट्रेवल भी कर सकते थे। उनके बॉडीगार्ड्स भी होते थे और उनके जासूस भी होते थे, उनके बड़े बड़े कैरावैन्स होते थे। उस वक्त ट्रेडिंग का ये सिलसिला भी था कि लोग आते भी थे दूसरे शहरों में, और दूसरे शहरों के अलावा कुछ ट्रेडर ऐसे भी थे जो अपने शहर में बैठकर उन जो लोग थे ना जो दूसरे शहरों से आ रहे थे उनसे मुनाफा कमा रहे थे। तो एक ये वाली एग्जांपल हो गई है। ठीक है। ये सुमेरियन क्ले टैबलेट्स का एक वाकया है, मैं कोशिश करूंगा इसकी आपको ऑथेंटिसिटी दे दूं। वैसे यू कैन अंडरस्टैंड कि डेप्थ की वजह से किस तरीके से जो है बैंकिंग सिस्टम बना, और इसने किस तरीके से हर बंदे की ना यू कैन से कि इंटरेस्ट ले लेकर इसने ना बहुत गंदा कर दिया है हर चीज को। ठीक है, अभी मेरी इसके ऊपर पूरी रिसर्च नहीं हुई, अगर कोई इसके बारे में जानता है तो वो बता सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। जितनी मुझसे रिसर्च हो पाई थी इतनी मैंने बता दी आपको। इस्लाम की जहां तक बात है ना, मैं इस्लाम के बारे में बता देता हूँ। इस्लाम के अंदर ना बोरोइंग मनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस्लाम का इसके ऊपर एक लॉ है कि जो बंदा बोरो करता है कोई चीज, मनी वगैरह हो गई, ग्रेन हो गई, या फिर कोई भी चीज, ठीक है, तो उसे उतनी ही प्रोवाइड करनी पड़ती है जिससे उसने लिया है। और इसमें रिबा वगैरह यानी इंटरेस्ट यानी सूद वगैरह नहीं आता, और उसे डिले भी नहीं करना चाहिए। जिससे वो लेता है वो उससे पूछता है कि भाई आप कितने दिन लोगे इस सबके लिए, कितने दिन में आप मुझे पैसे रिटर्न करोगे। लेकिन आजकल जो हो रहा है वो ये है कि वो सूद में बदल जाता है कि भाई आपने मुझे $2000 लिए हैं या फिर ₹2000 दिए हैं, तो आपने मुझे ना तकरीबन 3000 देने होंगे या फिर 2000। इस तरीके से ना इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, इसमें ये भी था, आई एम नॉट कंफर्म, बट ये एक वाकया हमारे पर नबी का था कि उनको ना एक बंदे ने कोई चीज प्रोवाइड करनी थी, और वो जो है ना जिस वक्त का उसने वादा किया था वो उसके 3 दिन के बाद ना वहां से बस गुजर रहा था, तो वहां पे वो तकलीफ में खड़े हुए थे। ठीक है। तो उन्होंने जब पूछा तो मतलब यू कैन से कि वो वाला एक वाकया हुआ था। जी, आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपने कोई कुछ बताना है? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। जी। ओके। इसमें जो है ना वो सलाह, इसमें एक और जो पॉइंट आपने रेज किया ना कि इस्लाम इसको किस तरह से देखता है डेट को। इस्लाम इसको जो है ना कुरान की जो सबसे लंबी, हेलो कैन यू हियर मी? या आई कैन। हाँ, कुरान की जो सबसे लंबी, सॉरी सूरत नहीं, जो आयत है ना उसको आयत दईन कहते हैं। ये आयत नंबर 282 है सूरह बकरा की। और ये बात ही इस चीज के ऊपर करती है कि अगर कोई किसी से कर्जा लेता है, लोन लेता है, तो उसको किस तरह से लिखा जाए, और इसको लिखना जरूरी है। तो ये हमारा इस्लाम जो है ना वो कर्ज के लेन देन के ऊपर बहुत स्पेसिफिक बात करता है, और बड़े स्पेसिफिक रूल्स हैं। और सबसे लंबी जो आयत है ना वो इसी के बारे में है कि लोन लेने और देने के बारे में। प्लस ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो डेट का इसमें जो इंटरेस्ट रेट की जो बात करते हैं, ये असल में अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो वो ज्यूज से स्टार्ट हुई थी। ये ज्यूज ने सबसे पहले लोन देना, और उसके ऊपर इस तरह से इंटरेस्ट कि अगर तुम मुझे इतने महीने के बाद वापस करोगे तो इतने परसेंट और देना पड़ेगा। और आजकल इसकी एक और फॉर्म है कि लोग क्या करते हैं, कोई किसी से 10,000 लेता है तो वो उसको डॉलर में कन्वर्ट करके बताते हैं कि अच्छा तुमने मुझसे लेट सपोज $30 ले लिए हैं, तो अब तुम मुझे वापस भी $30 करोगे। हालांकि लिए उसने 10,000 हैं, लेकिन कन्वर्जन करके डॉलर में या सोने की कीमत में। तो ये भी एक तरह से सूद हो जाता है। इसके ऊपर भी ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि
हर किसी की पसली नहीं होती है कि वो इस तरह से 10,000 लिए हैं तो अब वो सोने की कीमत तो इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है तो उस बेचारे को शायद 15 वापस करने पड़े या 20 वापस करने पड़े। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है ना वो इंटरेस्ट अब लोग, मुसलमान भी जो है अनफॉर्चुनेटली इसकी तरफ जाना शुरू हो गए हैं। ओके, तो ये सारी चीजें, अब पॉलिटिक्स का नजरिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। हालांकि अभी तक आई डोंट थिंक आई एम क्लियर अबाउट दैट, लेकिन हाँ एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैं क्लियर हूँ। ये है कि पॉलिटिक्स है ना, ये काइंड ऑफ एक प्रैक्टिस है जो बहुत पहले से चलती आ रही है, और इसे मैनेज करना कहते हैं। और यू कैन से कि लॉज वगैरह भी इसमें आ जाते हैं, सोसाइटी लॉज वगैरह और इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी, तो इसमें ना पॉलिटिक्स के अंदर मैं इस्लामी का वैसे अभी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। ये जो है ना, वैसे पॉलिटिक्स इन मायनों में भी आ जाती है कि वॉर्स वगैरह में और इस तरीके की चीजों में। अगर इस्लामिक पॉलिटिक्स की बात की जाए, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो मुझे मिला है, वो ये है कि यू कैन से कि एक इंसान है ना, उसे इस नजरिए पे दुनिया में भेजा गया था कि उसने ना एक खिलाफत कायम करनी है विद द होल लॉज, सोसाइटल मेरिट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। इस तरीके की चीजें, इक्वालिटी रखना, और डिसीजंस में अपनी एक पूरी जमात होनी चाहिए उसकी जो उससे सजेशंस दे, वोट वगैरह हो, इस तरीके की चीजें। और पावर सबके पास हो, ये ना हो कि रूलर बस उसके पास ही पावर हो, उसके पास इतनी भी पावर हो कि वो अपने लोगों की आवाज को ना नीचे करे, दबाए उसे। तो ये है वैसे पावर की मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक डेफिनेशन। आप लोग भी वैसे बता सकते हैं अगर आपको इसमें कोई और नजरिया दिखाई देता है। वैसे इसकी मैं एक एग्जांपल भी आप लोगों को दे देता हूँ कि एंशियंट ग्रीस में ना अराउंड 5th सेंचुरी BCE के अंदर एथेंस जो है, एक सिटी स्टेट जो थी ना, उसमें डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती थी। मैं डेमोक्रेसी की मीनिंग आपको बता देता हूँ। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर पावर ना लोगों के पास बिलोंग करती है, कि वो लोग लीडर्स चूज करें वोट करके, और फिर उनकी ना गवर्नमेंट की बात सुनी जाए, लॉज जो भी बनाए जाते हैं। फिर मैं इन चीजों में इतना यकीन नहीं रखता कि डेमोक्रेसी नजरिया उसका यही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में भी ये बात बताई थी कि ज्यादातर यूरोपियंस की तरफ से ही नहीं पॉलिटिकल बहुत से मेथड्स दिखाई देते हैं, लेकिन मे बी जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट किए जा रहे होते हैं ना, जितने वो अच्छे लग रहे होते हैं, उतने ही वो खराब अंदर से होते हैं। तो ये मेरा अपना नजरिया है। तो वहां पे ये था कि वहां पे ना वोटिंग वगैरह जैसा मैंने अभी आपको बताया है, वो करवाई जाती थी, और ये उनका वैसे पॉलिटिकल सारा होता था। लेकिन वहां पे उसके अलावा भी रोमन एम्पायर में यू कैन से एक वाकया है जो मैंने फुरकान कुरैशी से जो है ना, काइंड ऑफ मे बी एक लेजेंड है या फिर एक रियल स्टोरी है। उसमें क्या था कि एक जो है ना बच्चा किंग था, मतलब किंग तो नहीं था, प्रिंस था। 2 बच्चे थे, दोनों ही अलग अलग माँ से थे। यू कैन से मे बी स्टेप ब्रदर्स, यू कैन से। आई डोंट थिंक, आई डोंट नो। सो उसमें क्या था कि एक भाई बहुत बड़ा था, थोड़ा लड़का था, और एक भाई छोटा छोटा था। और सेंसिबिलिटी की बात की जाए ना, तो जो छोटा भाई था वो सेंसिबल ज्यादा था रादर देन जो बड़ा भाई था उसके नजरिए में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना अपनी पॉलिटिक्स चली, क्योंकि हर बंदे के नजरिए में ना मेरे मुताबिक अलग अलग अपने पॉलिटिकल लॉज होते हैं। मे बी कभी कभार वो अल्लाह ताला के लॉज को भी फॉलो करें, इनडायरेक्टली भी या फिर डायरेक्टली भी, लेकिन लोग अपने भी लॉज बनाते हैं। जहां तक मुझे पता है, अपने जो अपने जो लोग हैं उनकी आवाज दबाने के लिए, या फिर ये ऑटोमन एम्पायर में भी ये चीज हुई थी। मैं पहले आपको स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी में क्या था कि जो बादशाह था ना, वो मरने वाला था और उसके ना 2 बेटे थे। तो किसी ना किसी के पास बादशाहत जानी थी। तो दरबारी जो थे ना, उनको लग रहा था कि छोटे वाले के पास जाएगी बादशाहत, और हुआ भी ऐसे ही। उसकी जो है ना सेलिब्रेशन वगैरह करवाई जा रही थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि उसने ना एक चीज पी। वैसे तो मुझे पता है कि वो क्या चीज थी, सूप वगैरह था, लेकिन मैं ऐसे नहीं बता रहा।
क्योंकि मे बी ऐसी कोई चीज ना हुई हो, लेकिन फुरकान कुरैशी ने वैसे बताया था इसका रेफरेंस वगैरह देकर। आप लोग वैसे उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं इस हवाले से। तो हुआ क्या कि उसके ना सूप में उन्होंने जहर मिलाया हुआ था। उनकी जो माँ है, उसके अलावा उनका जो स्टेप ब्रदर है, उसके बाद वो लोग तख्त पे बैठ गए थे और उन्होंने ना उसकी जो बॉडी है उसको कवर करने से पहले उसके ऊपर पूरे स्टोन्स वगैरह डलवा दिए थे। फिर उसे ले जाया जा रहा था, क्योंकि स्टोन इसलिए डलवाए थे क्योंकि ना उसको पॉइजन दिया गया था, और ताकि कोई लोग देखे नहीं, उसके ऊपर पत्थर डलवा दिए गए थे। इस तरीके की एक चीज हुई थी ऑटोमन एम्पायर में। मैंने देखा है हर जगह पे कि उन्होंने ना अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों को ना कत्ल करना पड़ता था, बिकॉज ऑफ वन रीजन जो जनरेशन से मे बी चलती आ रही थी। दैट वाज कि उनकी रिलेटिव्स या उनके भाई बहन क्लेम कर सकते हैं, बहन यू कैन से नॉट से, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो खिलाफत में इतनी ज्यादा उन्होंने की। लेकिन हाँ, एक जगह पे आता है कि उन्होंने ना जंगें लड़ी थी। हत्या कि उन्होंने जो है ना लोगों को, सॉरी, प्रिंसेस को अपने ना बैठाने के लिए महल के जो सबसे टॉप वाला एरिया था, यानी बादशाह बनाने के लिए ना दूसरे प्रिंसेस को मार दिया था। क्योंकि उनमें जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, उनमें ना ज्यादा इस्लाम वगैरह नहीं था। उनसे ना पता नहीं किस उस पे मैरी भी करवाया जाता था उन्हें, बादशाहों को। और स्पेशली ये कि वो यूनानी होती थी, जो वुमेन होती थी जो सिलेक्ट की जाती थी, सर्बियन होती थी, और इधर इधर एरिया से आई होती थी, क्रिश्चियन। ओके, सीधी बात पे आ जाता हूँ। था ये कि वो लोग जो है ना कत्ल करवा रहे थे अपने बहन भाइयों को तख्त पे बैठने के बाद, क्योंकि उनको डर लगता था कि उनके बहन भाई तख्त को छीनने के लिए ना आए। इसके लिए उन्होंने ना एक बड़े फेमस वाक़े में ना एक बच्चा भी मरवा दिया था। छोटा सा बच्चा था जो गोद में होता है ज्यादातर। ये आप लोग खुद वाकया देख सकते हैं। मैंने ना ना इससे कोट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने इसे देखा था। वैसे देखो सुनो जानो में, अगर आप लोग उसे जानते हो। खैर मैं आगे चलता हूँ। इसको अगर वैसे मैंने इस्लाम का पूरा प्रोसेस बता दिया, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्टैब्लिश सबसे पहले तो ये चीज आ जाती है, जस्टिस इस्टेब्लिश करो। उसके अलावा लोगों के लिए ऐसे लॉज बनाओ जिनके अंदर वो फिट आते हुए जो है ना फ्रीली काम कर सके, कि प्रेशर ना डलवाओ, और उन्हें फालतू में जेल में ना डालो, उन्हें सस्पेक्ट ना बनाओ जब तक आपको प्रूफ ना मिल जाए किसी भी चीज का। उसके अलावा लॉज गाइड उनकी सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद से गाइडेड होने चाहिए। तभी कुरान के अंदर ना ज्यादातर बहुत ज्यादा लॉज आते हैं जस्टिस के हवाले से, और किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाए, इस तरीके की चीजों से। ठीक है, अगर कोई कुछ बताना चाहता है तो वो बता सकते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर मेरा ये नजरिया है। आगे चलता हूँ मैं। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर मैंने ना आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए सेशन को या फिर नहीं। आप लोग चैट में वैसे सेंड कर सकते हैं मैसेजेस अपने। मैं सिलेक्शन की बात बता देता हूँ आपको। सिलेक्शन के अंदर अभी तो बहुत ज्यादा इसे डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे अलग अलग पार्टीज होती हैं, वो अपनी अपनी चीजें वो करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो जिसने प्रेसिडेंट बनना होता है ना, जो इलेक्ट किया जाता है, यानी वो खुद आना चाहता है कि लोग उसे बताएं, मतलब उसे चूज करें। तो वो ना बहुत अच्छी 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 चीजें ना रिप्रेजेंट करता है कि मैं आके ना बहुत अच्छा बादशाह बनूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। आजकल तो वैसे यही होता है। वैसे पुराने जमाने में भी यही होता था। लेकिन ना इस्लाम के अंदर ये नहीं है। इस्लाम जो अलग चीज बताता है, इसके अंदर ये है कि वो फिर जब इलेक्ट किया जाता है तो बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं उससे। वो जो है फॉलो नहीं कर पाता रूल्स और इस तरीके की चीजें। दरअसल उसका बेसिक मकसद मेरे ख्याल से तो ये होता है कि वो लग्जरियस लाइफ गुजार सके, और ऐसी लाइफ गुजार सके जिसके अंदर वो ऑल अबव हो, यानी सबसे बड़ा जाना जाता हो। मे बी इसके अंदर हिटलर की एग्जाम्पल ली जा सकती है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। सिलेक्शन करना ये होता है। सिलेक्शन की एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। सिलेक्शन की एक एग्जांपल ये है कि एथेंस के अंदर ना अराउंड 5th सेंचुरी BCE गवर्नमेंट ऑफिशियल सिलेक्ट किए जाते थे, लॉटरी वगैरह रैंडम ड्रॉ करके। यानी मे बी ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि एक बॉक्स होता था जिसके अंदर वो अपना नाम डाल देते थे, फिर उनमें से कोई दो या तीन निकलते थे, पेपर्स वगैरह जो होती हैं वैसे ही निकल जाते थे रैंडम। ठीक है, और उसके बाद उनमें जो होता था फिर उसके लिए वोट वगैरह किया जाता था, और फिर सिटीजन्स डिस्कस करते थे, और पब्लिक मैटर्स वगैरह, मतलब ये इस तरीके की चीजें होती थी कि किसको सिलेक्ट किया जाए। तो ये एक रिटन रिकॉर्ड है, एरिस्टोटल ने इसे राइट की है।
इन एथेनियन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये उनका एक लॉ बना हुआ था जिससे हटाया नहीं जा सकता था, जिसके अंदर फिर किसी प्रेसिडेंट ने आना था, किसी ऐसे बंदे ने आना था जिसको लीडर कहलाया कहलाया जाना था। ओके। ये आ जाता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इस्लाम, बता देता हूँ मैं। इस्लाम जो है ना, उसके अंदर आ जाता है जस्टिस वगैरह। उसके अंदर आ जाता है कि आप जो है, अगर आप बनते हो ना खलीफतुल वक्त, ठीक है, सुल्तान या खलीफा, तो आपके जितनी भी लैंड है ना, उसमें अगर आप कोई कुत्ता वगैरह भी मरे, तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसके बारे में आपको जो है आखिरत में बताना पड़ेगा। ये आई थिंक एक वाकया है, मे बी फ्रॉम द कैलिफेट, प्रोबेबली राशिदून कैलिफेट, जिसके अंदर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा था, या फिर कुछ खलीफा जो गुजरे थे उन्होंने ये कहा था, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग जी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने। जी। जरा सर मैं आप लोगों को ना, ये जो जिस तरीके से कि मेरा ये नजरिया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का ना पॉलिटिक्स के अंदर नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो अलग अलग चीजें सोचते हैं, हालांकि पहले उन्हें किसी और तरीके से पॉलिटिक्स दिखाई जा रही होती है, लेकिन फिर जब वो आते हैं तो वो फिर इसे अपनी ओन फायदे के लिए इस्तेमाल में भी करते हैं, या फिर इसे अपने माइंड में किसी और मीनिंग से भी बिठा बिठा सकते हैं। मे बी कि मेरा नजरिया ठीक ना हो, मैंने तो बस आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है जो भी मेरी रिसर्चेज हैं। अच्छा, तो यहीं पर ही हम लोग एंड करते हैं अपने सेशन को। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? अगर किसी ने मेरी कोई गलती पॉइंट आउट की है तो वो भी मुझे बता सकता है, क्योंकि अब हम लोग कुछ ऐसी ऑथेंटिक रिसर्चेस के अंदर जाएंगे जिनके बारे में फिर हम लोगों को ना इसी तरीके से चलना पड़ेगा कि मेरी रिसर्च ये है। और फिर आखिर में ना जियोपॉलिटिक्स के सेशंस के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स है हमारे सामने, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कंक्लूजन होगा सारा कुछ लर्न करने के बाद। तो किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट। ओके, नो क्वेश्चंस। तो मे बी हम लोग अब खत्म करते हैं इसे। जज़ाकल्लाह खैर। May Allah all guide you towards this path in a right direction. Jazakallah khair everybody for attending this session. Take care of yourself. Let's meet in another session next week maybe or on Sunday. We will inform you. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.